हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और वो सीरीज जो है वो पॉलिटी से संबंधित रहेगा, यानी कि पॉलिटी का सीरीज जो है मैं चैप्टर वाइज और थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जो है आगे जो है वो कैसे जो है वो कंपनी ने शासन किया, फिर कैसे ब्रिटिश सरकार ने शासन किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और ये जो है दिया हुआ है चैप्टर वाइज जो है आपका दिया हुआ है। एक चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है वो आपका एमसीक्यू रहेगा। और यह जो है मैं जिस बुक का ये करवा रहा हूँ, घटना चक्र नाम से एक बुक आता है, उसका जो है मैं चैप्टर वाइज जो है वो करवाऊँगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगे तो उस सीरीज़ के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इसके पैरेलल जो है मैं हिस्ट्री का जो है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है मैं करवाया हूँ, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। और मैंने एंशिएंट और मिडेबल का करवा दिया है। अभी फ़िलहाल जो है मॉडर्न का चल रहा है, उसमें भी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा मैं जो है नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको भी देखने में जो है वो सुविधा नहीं रहेगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है ये छोटा सा है, तो भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भारत का संवैधानिक विकास है, अब आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, तो जो भारत का संवैधानिक विकास है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु जो पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था, जो कि 1773 से 1853 तक चला था। पहला भाग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है वो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा जो है वो ब्रिटिश ताज के शासन पारित, जो कि 1858 से 1947 ईस्वी तक चला था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था कितने भागों में हुआ, 2 भाग में हुआ। चलिए हम लोग जो है आज पढ़ते हैं कि कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम कौन कौन से हैं। और यह जो है एकदम रिवीजन की तरह जो है वो होगा, इसमें आपको उतना ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगा, बस उतना ही मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो है वो नाम दिया गया, एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का जो है वो गठन किया गया था, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। यानी कि देखिए, इसमें जो है वो पहला क्वेश्चन आया कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया था, तो 1773 ईस्वी में आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और इसमें कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य था। और इसका कार्यकाल जो है वो कितने साल का था, तो 5 साल का था। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो बनाए गए, तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग और मानसन और बार वेल काउंसिलिंग के सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए थे। सपरिषद यानी कि सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार जो है वो दिया गया, तथा इसके प्रमुख मामले यथा विदेश नीति में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी जो है वो भी करना था। दूसरा इसमें जो पॉइंट बोल रहा है कि इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के तहत जो है कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य थे। अगला पॉइंट बोल रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से जो है वो प्रतिबंध किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का जो है वो पृथक्करण किया गया। यानी कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था कब आया, 1784 में,
उसमें जो राजनीतिक मामले थे और व्यापारिक जो कार्य थे उसको जो है अलग करा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसी एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का जो है अधिकार जो है प्राप्त किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी जो है वो प्रदान की गई। आगे हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो प्राप्त किया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों पर शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपया का जो है वो खर्च किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारतीयों पर जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त जो है वो कर दिया गया, यद्यपि चीन तथा चाय के व्यापार पर उसका जो है वो अधिकार बन गया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो कंपनी 1813 तक एकाधिकार के साथ जो है वो अपना भारत में राज्य कर रही थी, उसको जो है वो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार जो है वो एकाधिकार जो है उसका बना रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चीन और चाय के साथ जो है व्यापार कर सकती है अकेले। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण जो है वो कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम जो है वो गवर्नर जनरल बने। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो बने। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का जो है अधिकार जो है वो प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड जो है वो अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। और यह सारा जो है किसमें हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियाँ को कार्यपालिक शक्तियों से जो है वो पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना जो है वो किया गया था। किसके तहत? तो भारतीय विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का जो है वो शुभ आरंभ किया गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया और 1853 के एक्ट तक जो है वो हम लोगों ने पढ़ा, जो एक रिवीजन के तरह था। अब जो हम लोग इस पर MCQ जो है वो करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किया गया था? तो हम लोगों ने पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जब आया था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वारेन हेस्टिंग्स बना था। और उसी समय 1774 ईस्वी में इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किया गया था।
यहाँ पर दिया हुआ है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था और सर एलिजा इम्पे जो है इसके कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, यह बात सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख जो है वो न्यायाधीश थे, क्या ये सही है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एलिजा इम्पे जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये जो है आपका गलत हो जाएंगे, यानी कि केवल एक जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और ये देखिए पूरा का पूरा जो है वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। देख लेते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है वो कब किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुआ था, फिर उसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिला, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो है वो नियुक्ति कब हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है वो पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि 1773 के अधिनियम के तहत हुआ, और इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है वो 1813 ईस्वी में मिला था, और इसी 1813 चार्टर एक्ट में ही भारतीयों पर 1 लाख रुपया जो है वो शिक्षा पर खर्च किया गया था, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति हुई थी वो चार्टर अधिनियम 1833 में जो है वो किया गया था। आइए हम लोग जो है कुछ इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुआ, चार्टर अधिनियम 1813 से इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, और 1833 गवर्नर जनरल में परिषद में कानूनी सदस्य की जो है वो नियुक्ति किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है वो पढ़ी थी। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो है वो नींव पढ़ा था, देख लेते हैं। पहला है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, बात सही है क्योंकि 1 लाख रुपया जो है वो दिया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में यह भी पढ़ा था, और प्राच्य विद एवं आंग्ल विद्या जो है वो इसके वजह से भी अंग्रेजी का शिक्षा जो है वो नींव पड़ा था, यानी कि उपरोक्त जो है वो सभी आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग जो है इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च देने का प्रावधान किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन जो है वो किया गया। तो आपसे जो है डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कब गठित किया गया था, तो 1823 में किया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया जो है वो देना था। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक ने 1828 से 35 के शासन काल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वो मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप जो है वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व कर रहे थे। तो आशा करूंगा कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया था। तो 1813 का चार्टर अधिनियम था, जिसमें चाय और चीन को छोड़ करके सभी जो है वो
वस्तुओं पर जो है एकाधिकार खत्म कर दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो है वो समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करना था। तो यानी कि 1833 में पूरी तरह से खत्म हो गया और सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करने के लिए कंपनी को छोड़ दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है जो है उसको देखना है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार जो है वो खत्म कर दिया और चाय और चीन के साथ छोड़ करके, बात सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की सुप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। और तीसरा बोल रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में होगा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा, तीसरा जो है वो गलत है। अगला देख लेते हैं इसका व्याख्या कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय को छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। ये तो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की सुप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्ष के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की जो है वो सुप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 जो है वो सही था, परंतु कथन C3 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधीन द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसका सीधा नियंत्रण में कब लाया गया? तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है वो पूरा जो है वो कब्जा कर लिया गया ब्रिटिश क्राउन के तहत 1858 में, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद जो है वो बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने की संभावना दिया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसका आंसर है कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा था 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कि कलर अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य जो है वो नहीं माना जा सकता है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु जो है मुख्य आधार बना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो पढ़ा कि 1858 तक जो बोल सकते हैं कि चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ने राज किया, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पढ़ा और उसका नोट्स हम लोगों ने पढ़ा। अगला जो है वो ब्रिटिश क्राउन जब शासन करेगी 1858 से, तो उसके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।